सर जैसे फिलहाल में अभी आप मजदूर किसान महाविद्यालय डंडार कला के सचिव भी हैं, तो सर इस महाविद्यालय के बारे में सर बताइए कि इसका इतिहास क्या है। इस महाविद्यालय को यहाँ पे बनाने के लिए सर मन में ख्याल कैसे आया और इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, और सर इनमें किन किन लोगों की भागीदारी थी। देखिए, जहाँ तक मजदूर किसान महाविद्यालय की बात है, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने इसके बारे में सोचा। जी जब केतराई हाई स्कूल की स्थापना की जा रही थी, उसी समय यह चर्चा आई थी कि तेतराई नहीं, डंडार में हाई स्कूल खोला जाए। लेकिन वहां समस्याएं थी, तो वहां कहा गया कि वहां हाई स्कूल नहीं, वहां कॉलेज खोला जाएगा। जी और इसी को ध्यान में रखा गया था। तो किसी कॉलेज को चलाने के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए। जी तो लोगों ने पता लगाया कि डंडार में कुछ जमीन है जो राज्यपाल को डोनेट किया गया है। जी तो उस समय डंडार में युवा ग्राम कल्याण समिति चलती थी, सक्रिय भूमिका में थी। जी तो डंडार ग्राम में होने के नाते युवा ग्राम कल्याण समिति के सदस्यों को ये बातें अच्छी लगी, तो उन लोगों ने इस पर थोड़ा पहल किया और पहल करने के बाद पास हुआ कि यहां खोला जाए। तो सर्वप्रथम आपको 24 मार्च 1981 को इसका स्थापना किया गया। चूंकि नई नई संस्थान थी, इसलिए सभी के पास काफी जोश था और इसमें डंडार कला के लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। साथ में बालेश्वर सिंह, जो बरवैया के निवासी, जो मिडिल स्कूल के टीचर थे, उन्होंने भी काफी अग्रणी भूमिका निभाया। गांव देहात के भी लोग काफी सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वहां पर एक कच्चा 4 रूम का, 4 कमरे का बिल्डिंग बनाया गया। खपड़ेल था, क्योंकि उस समय पक्का वर्क होता नहीं था, और वहीं से इसका शुरुआत हुआ। जगह जगह से चंदा मांगा गया, कर्मचारियों को बहाल किया गया, कर्मचारियों ने अपना डोनेशन कुछ दिया, जिसके सहारे वह आगे बढ़ा। पब्लिक ने कहीं से बांस, कहीं से लकड़ी, कहीं से खपड़ा, ये सब धो धो करके काफी मेहनत किया लोग, और वहीं से चलना शुरू हो गया। क्योंकि उस समय जो कॉलेज खोला गया था, वह इंटर और डिग्री दोनों साथ साथ चल रहा था। अच्छा, मतलब एक ही भवन में। हाँ, एक ही भवन में था, शुरुआती दौर था। तो इस बीच में चलता रहा। उस समय जब मैं तेतराई में आया था, तो 1987 में
वहां पर कुछ आपस में विवाद हो गया था, जिसमें युवा कल्याण समिति एक तरफ हो गई और बालेश्वर सिंह का ग्रुप जो था वो एक तरफ हो गया। काफी द्वंद्व चला। उस समय संभवतः अध्यक्ष थे बहादुर सिंह। अच्छा। तो बहादुर सिंह अध्यक्ष थे, तो उनके पुत्र थे केदारनाथ सिंह, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे। उन्होंने एक प्रपोजल वहां लोगों को दिया कि हमारे बारे में कि मैं इनको दे रहा हूं, अगर आप लोग अलाउ कीजिएगा तो चाहे पिताजी से कोई अनर्गल काम ना करा दे। अच्छा। कि अध्यक्ष थे जी। जो लोग मुझे जानते थे, मैक्सिमम लोग तो जानते ही थे, सहज स्वीकार कर लिया। और जब मैं उसका अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ पर लड़ाई है नियुक्ति के बारे में। अच्छा। अच्छा। पक्ष विपक्ष चल रहा है। कॉलेज के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मैंने कागजात की स्थिति जानी तो जानकारी मिली कि एफिलिएशन के लिए फाइल बढ़ा हुआ है, लेकिन पैसे के कारण वह नहीं हो पा रहा। मैंने कहा कि जब इंस्टीट्यूशन की जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं, तब तक वो सुरक्षित नहीं। मैंने उसके लिए जो वांछित राशि था मैंने उसको मुहैया कराया। अच्छा। करा करके मैंने पटना भेज दिया। तत्पश्चात उसकी मान्यता मिल गई। मान्यता मिलने के बाद भी बहुत दिनों तक पत्र को गौण रखा गया, हमें भी जानकारी मिल गई, लेकिन संघर्ष कम नहीं। और यह संघर्ष 1990 तक चला। जगह जगह कंप्लेन हुए, उसकी इंक्वायरी भी हुई, यहाँ तक कि बिहार काउंसिल से भी सदस्य आए, कई बार औरंगाबाद से सदस्य आए, एक दो बार हम लोग को भी औरंगाबाद जाना पड़ा था। उस समय मौसम प्रचार्ज थे राजेश सिंह। अच्छा। इसके पहले प्रचार्ज विनोद कुमार यादव हुआ था, जो कसमार हाई स्कूल में टीचर। अच्छा। उनके ही हस्ताक्षर से काम होता था। क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में कोई एमए पास व्यक्ति नहीं मिलता, और इसलिए उनको से काम लिया जाता था। तो जब राजेश बाबू आ गए, इन्होंने ही उस काम को करना शुरू किया और काफी संघर्ष चला। संघर्ष का विराम तब लगा जब माननीय विधायक श्री मधु सिंह अच्छा। ने पहल करके
सारे कागजात को अपने पास मंगवा लिया और उन्होंने यहाँ 2 कमेटी बन गई थी, नई कमेटी, पुरानी कमेटी। दोनों कमेटियों को मर्ज करके सरैया मिडिल स्कूल में बैठक बुलाए थे, मर्ज करके तीसरी कमेटी बनाई। अच्छा। और तीसरी कमेटी का सचिव जो है नकुल महतो सरैया को बनाया। अच्छा, उनका घर सरैया में? हाँ, सरैया घर ही है। तो चलाने लगे। जो कमेटी बने उसमें दोनों तरफ के सदस्य थे, लेकिन वह उनका नेतृत्व भी ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि वे उनके इसके लिए जानकार नहीं। कुछ ही महीने के बाद पुनः सचिव का भार मुझे मिला और सचिव के भार मिलने के बाद मैंने उसको विधिवत संचालन करना शुरू किया। बीच में जमीन का भी मसला आया था, क्योंकि जमीन कॉलेज के नाम से नहीं था 90 के पहले ही, 87 के बाद। तो जमीन राज्यपाल के नाम से 30 एकड़ जमीन निबंधित, जो 1950 में दानदाताओं ने बेसिक स्कूल के नाम पर जमीन दिया था, लेकिन वह तो स्कूल खुला नहीं। तो एक अधियाचना की गई राज्यपाल से कि हमें 7 एकड़ इंटर के लिए, 10 एकड़ डिग्री के लिए, यानी 17 एकड़ जमीन उसमें से दिया जाए। वहां से आदेश हुआ। आदेश होने के बाद महाविद्यालय को जमीन प्रखंड के द्वारा उपलब्ध कराया गया, बंदोबस्ती कर दिया गया, रसीद से निकाल दिया। तब से चलने लगी। तब तक काफी समय हो गया था। जो कच्चा बिल्डिंग था वह गिरने के कगार पर आ गया, और जब कॉलेज चलाना है तो कच्चा बिल्डिंग नहीं चल सकता। तो सर्वप्रथम मधु सिंह ने 90 में जब वो विधायक बने तो 1.5 लाख रुपया कॉलेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने दिया, और उसी से 2 भवन बनाए गए। वहीं से भवन बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और पढ़ाई भी चलना शुरू हुआ। स्टाफ थे ही। तो इसी बीच में एक हाई कोर्ट में रिट दायर किया समिति के प्रति। तो हाई कोर्ट ने के आदेश से यहाँ पर एडहॉक कमेटी का निर्माण हुआ, और एडहॉक कमेटी के निर्माण के बाद उसमें 4 सदस्य रूम रखे गए थे। एक प्रिंसिपल थे, एक जिले कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एक विधायक मधु सिंह थे, और हाँ एसडीओ। 4 आदमी का एडहॉक बनाया गया और उसी से चलता चला। कुछ दिन, क्योंकि एडहॉक का लाइफ 3 महीना 6 महीना तक से ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। फिर काउंसिल के आदेश से वहां पर कमेटी का गठन हुआ।
कमेटी का जब गठन होता है तो उसमें 7 या 8 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षक का प्रतिनिधि होता है, विधायक होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, काउंसिल का सदस्य होता है, और उसमें एक शिक्षाविद होता है और एक दानदाता सदस्य होता है। तो दानदाता सदस्य में नियम है कि जो 25,000 से अधिक कॉलेज को दान दिया, अच्छा, उसी में से कोई दानदाता एक सदस्य हो सकता है 5 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, तो 10 सदस्य मिल करके कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव करते हैं, और वही जो चुन करके आता है वही उस कमेटी का सदस्य होता है। तो चूंकि मैंने कभी भी जब काम किया उसको, तो प्रचार्य को मैंने कह दिया, फुल आदेश दिया था कि आप छूट करके काम करें, कहीं भी पैसा के बगैर कोई काम बाधित नहीं होना चाहिए, जहां घटेगा मैं पैसा दूंगा। और यही कारण है कि कॉलेज का काम प्रगति पर हुआ और कहीं किसी को कहीं कोई व्यवधान नहीं होने दिया। मुझे याद है कि जब कर्मियों से बात होती थी तो चूंकि कॉलेज बहुत दिनहीन हालत में था, कमेटी भी बैठती थी तो एक गुड़ का ढेला खा करके मीटिंग कर जाता था, स्थिति थी। तो मैंने 6 महीने तक यहाँ के कर्मियों को अपने मत से वेतन दिया, और जब देखा कि कॉलेज के पास धीरे धीरे क्षमता बढ़ रही, कॉलेज उतना पेमेंट कर सकता है, तो धीरे धीरे मैंने कॉलेज को भार दे दिया और कॉलेज स्तर से पेमेंट होना उन लोगों को शुरू हुआ, और इस तरह से इंटर जो है चलता रहा। बीच में जब कमेटी बन गई तो उस समय बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि काउंसिल के द्वारा जो स्वीकृत पद है उससे अधिक आप कर्मचारी को ना रखें। अच्छा, ऐसा करने से एक दिन सरदर्द हो जाएगा। तो उस समय स्वीकृत पद से अधिक 2-3 विषयों में शिक्षक कार्यरत थे। निर्णय के पश्चात उन पर के सर्विस पर रोक लगा दिया गया। अच्छा, जो शिक्षक वहां पे काम कर रहे थे लेकिन पद से अधिक। अच्छा, जैसे सब सब्जेक्ट में एक एक पद सृजित था जी हाँ, लेकिन उसमें 2 काम कर रहे थे, जी हाँ, उनको रोक लगा दिया। तो वे लोग को समझाया गया कि धीरे धीरे कहीं न कहीं आपको एडजस्टमेंट हो जाएगा, धैर्य थोड़ा रखें। जी, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुना और उन लोग जो है उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय में केस लगभग 1-1.5 साल चला, लेकिन उच्च न्यायालय भी उन लोगों को कोई राहत नहीं दिया। सिर्फ इतना राहत दिया कि पद खाली होने के बाद अगली जो नियुक्ति होगी इसमें इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। जी, हालांकि वे लोग फिर यहां से छोड़ करके चले गए, लेकिन जो रहे
जो रह गए पद खाली होने के बाद उन लोग को पुनः जगह दिया गया है और कई लोग तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, एक दो काजल भी हैं। तो जहां तक नियम कानून की बात है तो मैंने कभी भी नियम का उल्लंघन का प्रयास नहीं किया। सर इसमें उन लोगों को हटाया क्यों गया था? इसलिए हटाया गया था कि बहाली जो की गई थी प्रत्याशा में की गई थी कि एक विषय है, इसमें इतना पद सृजित हो जाएगा, इसलिए बहाली अंधाधुंध किया गया था। अच्छा। तो सृजित पद अतिरिक्त थे तो उन लोग को पेमेंट भी देना था और कल क्लेम कर देते हैं कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं तो हमें क्यों हटाया जाएगा, इसलिए कमेटी ने उस दर्द को हटा दिया। मतलब मेन कारण पेमेंट ही था कि पेमेंट? नहीं, पेमेंट नहीं था, पद का सृजन नहीं था। अच्छा। पेमेंट तो जो होता सबको होते करता, लेकिन सृजित पद नहीं होने का कारण, क्योंकि हमारे पूर्व बहाली सबके की गई थी, हमने कोई बहाली आज तक नहीं किया। हाँ, तो पूर्व बहाली थी, उसको एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो कल सर का दर्द बन जाता हो, इसलिए उनको रोक दिया गया था। अगर वे रहते तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं भी एडजस्ट हो जाते, क्योंकि उनके प्रति महाविद्यालय की सद्भावना थी, लेकिन वे किसी के बहकावे में आकर के अपने कर्तव्य को भूल करके और कोर्ट का सहारा लिया, तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसको मानना हम लोगों की मजबूरी थी। अब जहां तक डिग्री महाविद्यालय की बात है तो दोनों महाविद्यालय साथ साथ चलते थे। इंटर की मान्यता तो मिल गई थी जी। हम लोग 1995 तक उसको खींच करके चला रहे थे। दोनों एक ही भवन में चल रहे? हाँ, दोनों साथ साथ चलता था। हालांकि सरकार का निर्देश था कि दोनों अलग अलग चलेंगे जी, इंटर अलग और डिग्री अलग। तो इंटर को एस्टेब्लिश कर गया। हम लोग सचिवालय गए पटना, लेकिन सचिवालय ने हमें कोई राहत नहीं दिया और कहा कि आप पढ़ाई बंद कर दें, आपकी मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोई संसाधन नहीं था। अच्छा। तो हम लोग निराश होकर के यहाँ पर डिग्री बंद करने की घोषणा कर दी। अच्छा। डिग्री की पढ़ाई बंद हो गई। जब झारखंड बना 2000 में, तो पुनः मेरे विचार में आया कि क्यों नहीं इस पर पहल किया जाए और डिग्री को शुरू किया जाए, क्योंकि डिग्री में जो सिक्योरिटी मनी होता था, हम अपने सचिव काल में ही वहां पर भी कुछ राशि जमा किया था। अच्छा। उस समय सिक्योरिटी मनी 50,000 हुआ करता था। वो डिग्री कॉलेज बंद हुआ था उससे पहले? हाँ, उस समय सिक्योरिटी मनी 50,000 हुआ करता था, तो हमने 10,000 रुपया वहां जमा करा दिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि डिग्री को शुरू किया जाए, जिसमें हमारे केएन सिंह का ज्यादा सपोर्ट था और राजेश बाबू का सपोर्ट था, लेकिन हम लोगों के पास पैसा उस समय नहीं था। तो हम लोग काफी धैर्य के साथ एक डीलर के यहाँ गए और उनसे सहयोग मांगा।
पैसा के तौर पर। उनसे हम लोगों ने 5,000 रुपया लिया। 5,000 कर्ज दिए? हाँ, कर्ज लिया और वहीं से हम लोग शुरुआत की। हम लोग लिखा पढ़े करना शुरू किया। तो हम लोग चाहते थे कि इंटर का बिल्डिंग के आधार पर डिग्री को भी हम लोग एस्टेब्लिश करें। लेकिन जब जांच टीम विश्वविद्यालय से आई तो उन्होंने इसको नकार दिया और कहा कि जहां आपका स्थल है वहीं से इसको शुरुआत की। तो डिग्री का स्थल अलग है, जहां कोई भी कमरा नहीं था, एक जो दीवार उठे हुए थे, कुछ नहीं था वहां पर। हम लोगों ने उनको दिखाया और उन्होंने प्रेरणा दिया कि आप यहीं से शुरुआत करें। हम लोगों ने उनके निर्देशन को स्वीकार किया और उसी बिल्डिंग पर खपड़ा बांस दे करके, करकट दे करके उसको 2 रूम खड़ा कर दिया और वहीं से शुरुआत हुआ डिग्री महाविद्यालय का। 2 रूम से? 2 रूम जो करकट का बनाया गया। और सिक्योरिटी मनी की जब बात आई तो हम लोगों ने सोचा कि 40,000 रुपया और दे देंगे इस विद्यालय को तो सिक्योरिटी मनी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से मांग किया गया सिक्योरिटी मनी के बारे में तो उन्होंने वर्तमान दर जो था वो 2.5 लाख रुपया। अच्छा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मनी 2.5 लाख रुपया जब तक आप जमा नहीं कीजिएगा तब तक आपको मान्यता नहीं मिलेगी। मतलब 50,000 से 5 गुना बढ़ गया। हाँ, 2.5 लाख। जब संवाद आया तो काफी लोग बेचैन हो गए, कहाँ से आएगा 2.5 लाख? 2,40,000 रुपया देना है। मैंने हिम्मत किया कि ठीक है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि जब किसी चीज को हम रिस्क ले लेते हैं तो उसको भली भांति निभाने का प्रयास करते हैं। तो हमको याद है कि मैं अपने खाते से 1,06,000 का चेक काटा। अच्छा। और दूसरे जगह से कुछ अन्य व्यक्तियों से, कुछ इंटर से जुटा करके 2,40,000 रुपया सिक्योरिटी मनी रांची विश्वविद्यालय में जमा करा दिया। और जब सिक्योरिटी मनी जमा हो गया तब सबका हौसला बुलंद। उस बीच राजेश बाबू का भी कभी पहल था, क्योंकि बाहर का काम वही करते थे, हम अंदर से यहाँ काम करते थे। उनके प्रयास से 2004 में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे SS कुशवाहा। अच्छा। वे यहाँ पर आए थे 5 अक्टूबर को 4 में। उस समय काफी उत्साह जनता में था, काफी भीड़ थी, काफी लोगों ने स्वागत किया और उनका काफी प्रयास रहा मान्यता दिलाने में। क्योंकि
जब फाइल गया था तो उस समय के जो डायरेक्टर थे उन्होंने फाइल को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, क्या कारण था? कारण था कि शर्त को पूरा नहीं कर रहा। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस समय राजेश बाबू वहीं थे और संजोग से झीसी महोदय भी वहीं थे। अच्छा, उनको कहा गया, झीसी महोदय डायरेक्टर से जाकर के बात किए घंटों, 45 मिनट तक बात। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर गया हूं, मैं जानता हूं, आप इसको मान्यता दीजिए। चूंकि रिजेक्ट कर चुके थे इसलिए एक साल बाद मैंने 2005 से 5 विषयों के साथ जो है कॉलेज की मान्यता मिली। और जब उस समय रिजेक्ट कर दिए थे उसमें छात्रों को परीक्षा दिलाने में काफी परेशानी हुई थी, काफी परेशानी हुई थी। काफी छात्रों का शुल्क जो जमा करना पड़ा था, जो मैंने किया। जी, कॉलेज के पास था कुछ नहीं। जब मान्यता मिली तब से कॉलेज रनिंग स्थिति में। तो उस समय रांची विश्वविद्यालय से ही संचालित होता था। हाँ, उसमें रांची से जल तो नीलांबर पिता में तो 2009 में हुआ है। अच्छा, तब तक तो वहीं से होता था और वहीं से फिर कुछ सब्जेक्ट का विस्तार भी हुआ वहाँ। जब नीलांबर पीताम्बर आया तब से यहाँ से कार्य शुरू हुआ है। तो वहां से जो बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, जब मान्यता मिली तो सशर्त मान्यता मिली। उसमें था कि 30 बाई 40 का 7 कमरा बनाना है, ऑफिस बनाना है, लेबोरेटरी देना है, सारे काफी शर्त थे। फिर भी कभी हमने हिम्मत नहीं हारा और जहां जरूरत होता था अपने स्तर से लगा करके वो काम करवाया। मुझे याद है कि जब विधायक विदेश सिंह थे जी, तो उनको भी लोग दिग्भ्रमित करके लोग रखा, जिससे महाविद्यालय का कार्य प्रगति पर नहीं था। तो मैंने अपने स्तर से पैसा दे करके बिल्डिंग का शुरुआत कराया था, जो 2 बिल्डिंग बनाया था। 2 रूम का शुरुआत मैंने कर दिया था, जो ढलाई लेवल तक चला गया था। हालांकि उनके जाने के बाद जब मैं सचिव बना तभी फिर सारे विकास का काम द्रुत गति से चला और आज जिस मकाम पर है कि आज कॉमर्स की भी पढ़ाई हो रही है। 5 सब्जेक्ट से आज 15 सब्जेक्ट में मान्यता मिली हुई है। आर्ट्स के साथ कॉमर्स भी चल रहा है। कॉमर्स के स्थायीकरण के लिए प्रयास चल रहा है। आज शिक्षकों को या कर्मियों को कहिए, सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता रहा है और अच्छी स्थिति में है। उसी प्रयास में 2019 में यहाँ पर नैक की टीम आई थी, वह भी मूल्यांकन किया और सी ग्रेड इसको प्राप्त हुआ। अच्छा, तो सी ग्रेड प्राप्त होने से
कुछ सुविधाएं मिली, तो नैक के होने के का जो है समय अवधि 5 साल होता है। 2024 में पुनः नैक करना था, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन आवेदन देने के पश्चात यूजीसी का जो नैक पोर्टल है वो बंद है, जिसके कारण अगला जो सर्किल है पूरा नहीं हो रहा है, और अगला सर्किल पूरा नहीं होने के कारण कुछ कठिनाइयां, कुछ नुकसान महाविद्यालय को हो रहा है, जिसमें हम समझते हैं कि महाविद्यालय का कोई दोष नहीं है। जब पोर्टल खुलेगा तो एसएसआर लोड करने के बाद नैक कराने की पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि नैक के समय मैं ही सचिव था और उसके सामने हमने वादा किया था कि मैं अगले चरण में यहाँ विज्ञान संकाय की व्यवस्था करूंगा। तब से ही मैं प्रयासरत हूँ और विश्वविद्यालय से साइंस संकाय के लिए जो है एनओसी भी प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके साथ काफी शर्त लगे हुए हैं। उस शर्त को पूरा करना एट ए टाइम महाविद्यालय के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमारी कमेटी जो चल रही है उसका प्रयास है कि फिलहाल जितना जल्दी हो सके इस विज्ञान संकाय को चालू किया जाए, और अब आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग का प्रयास जारी है।